अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ एम्बेसडर जो है पाकिस्तान में, उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। उस दिन इंपोर्ट करेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान में चाइनीज़ फैक्ट्रीज अपनी यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू कर देंगी। उन्होंने बड़े आराम से बता दिया है कि पाकिस्तान को सी पैक का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान हमारे गुलाम बन के रहेगा और हमें सर्व करेगा यहाँ पे। अब ये भी बात समझ आ गई कि सी पैक एक ढोंग है जिसको चंद अफराद ने अपने ज़ाती फैसले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ख़ानदानों के फ़ायदे के लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है चाइना के आगे। और हर जगह अब हमें चाइनीज़ नज़र भी आते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे और चीज़ें बिक रही हैं रेस्टोरेंट्स में, वहाँ कुत्ते बिल्ले और चीज़ें भी बिकेंगी, क्योंकि वो तो खाते ही ये गोश्त, उनका तो आराम हलाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल चाइनीज़ ने क्या करना वो तो मैं आपको बताऊँगा। कल मुझे बख्तियार कसूरी साहब का बड़ा एक फ़ोन आया, बड़े गुस्से वाला। कहने लगे जी नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान पे और जुमैमा खान पे। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इल्ज़ामात तो ख्वाजा आसिफ बड़े लगाते रहे, कहते रहे किसको शर्म, किसको परवाह, किसको हया, और वो बड़े ताने वाने देते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब, आज मेरे पास आपके ऊपर इल्ज़ामात बहुत हैं कि आपने हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह प्लॉट्स कब्जे में किए, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर बहुत पहले मैंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया था, उसका नाम है कामरान लशारी। आज मुझे पता चला है कि वो भाग गया पाकिस्तान से। अल्लाह करे अभी तक ये खबर गलत हो और वो पकड़ा जाए, क्योंकि असूली तौर पे तो उसका नाम ECL पे होना चाहिए था। FIA ने प्रोब की है, उसके ऊपर मुतादिद पर्चे कटे हैं, अरबों रुपए का स्कैम है। कामरान लशारी को मिली भगत के तहत जानबूझकर जिमखाना का इलेक्शन लड़ाया गया था ताकि किसी तरह उस बदनाम ज़माना ब्यूरोक्रेट को इज्जत दी जा सके। और तमाम ब्यूरोक्रेट जो यहाँ पे जमा हुए थे कामरान लशारी को उस जिमखाना के लिए इलेक्शन करवाने, और बड़े अपना उसके बाद शादियाने भी मचे थे। अब देख लें वो आदमी उसकी करतूत क्या है। लेकिन सबसे पहले काजी सईद साहब मेरे साथ हैं, बख्तियार कसूरी साहब मेरे साथ हैं। बख्तियार साहब, आपने जो कल मुझे बताया था नजम सेठी साहब ने ऐसी कौन सी बात, पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दें, आप नजम सेठी का प्रोग्राम क्यों देख रहे थे? कितने सी शऊर लोग आप जानते हैं जो देखते हैं वो यार प्रोग्राम देखना तो अच्छे लोगों का देखें। आपको एक आदमी का जो एक कंफ्यूज्ड आदमी है उसको ये नहीं पता चेयरमैन है PCB का कि नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सहाफत कर रहे हैं, आप उनका प्रोग्राम देख रहे हैं। आप कितने फारिग हैं? अच्छा, मैं वो चैनल आप फारिग आदमी हैं? चैनल स्विचिंग कर रहा था। चैनल स्विचिंग में शुरू में उनकी सहाफत के मेयार पे बड़ी कसीदा खानी हो रही थी, तो मैं उसमें एब्जॉर्ब हो गया। और उसमें फिर एक ये टॉपिक उठा कि इमरान खान साहब का उन्होंने टॉपिक, वो कसीदा खानी उनकी अपनी तारीफ होगी, मदासराई होगी अपनी। जी हाँ, कि उनको 3 वो कोई बैनुल-अक़वामी क्या ये बताया कि वैनगार्ड में क्या होता रहा है कई साल? दोनों बड़े ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं। मैंने बिल्कुल होंगे, मैं तो उस पर शक नहीं कर रहा। और उन्होंने भी उनको सामने रख के उनकी आड़ में तीर चलाया, और वो तीर अगर दुरुस्त होता तो हम भी खान साहब को कहते कि खान साहब आप दें मेरी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि चेयरमैन साहब, आप जो लोगों को कहते हैं कि जी आप अपने स्पाउसेस की यानी बेगमात की या डिपेंडेंट्स की प्रॉपर्टी के साथ से डिक्लेयर करें, यानी मरियम नवाज के सारे जो भी है उन्होंने नाम लेके नहीं कहा, लेकिन आपने अपनी बेगम का क्यों एसेट्स 2002 के डिक्लेयर नहीं किए? मैंने आपके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को पहले कागज प्रोवाइड किए हैं जिसमें इमरान खान साहब की ये 2002 का नॉमिनेशन फॉर्म है। दिखाई जी, ये स्क्रीन पे दिखाई जी जी। और इसके ये गलत फॉर्म दिखा रहे हैं, ये गलत फॉर्म दिखा रहे हैं। सही, ये गलत। इसके बाद अगला फॉर्म चलेगा ना, ये पहला। अच्छा, उस फॉर्म में अगर आप गौर से देखें तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मौजा मोड़ा नूर। इसका नाम बनी गाला नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका नाम, ये आप चेक करा सकते हैं, मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा, बनी गाला नहीं है। और उसमें लिखा है बिलोंग्स टू वाइफ मिसेस जमाइमा खान, और उसकी वैल्यू जो है वो शायद इसमें चलाई जा रही है वो कि ये 1,17,000 पाउंड उस वक्त अगर ट्रांसलेट किए जाए तो वो 20 लाख रुपया बनता है, और उसकी कीमत 20 लाख रुपया बताई गई है, वो इसमें डिक्लेयर हुई हुई है। और इमरान खान को मातूब किया जा रहा है मंजर आम पे लाके कि जनाब इन्होंने अपनी कसूरवार तो आपकी पार्टी हुई ना, उसके पास लॉयर नहीं है जिनको ये नजर नहीं आता अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए आप लोग क्यों नहीं डिफेंड करते? मैं बता रहा हूँ, अगर नजम सेठी ने गलत कहा है तो जाए ना जरा डेफेमेशन। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। देखें, मैं इस मामले में क्लियर हूँ। नंबर एक, मैं खुद खान साहब का लॉयर हूँ और मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ उसी हैसियत में कि अगर वो हमारी मीडिया बैशिंग कर रहे हैं
तो हमें कम से कम उसका जवाब देना चाहिए। हमने सिर्फ ये अब कोर्ट ऑफ लॉ में केस नहीं जीतना, हमने अवाम की अदालत में भी केस जीतना है। अगर हम आप कोर्ट में जीत जाएं, अवाम की अदालत में खुद जीत जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो हमें जितनी मर्जी बैशिंग करें, हमारे पास जवाब आप जरूर दें। नजम सेठी साहब मुझसे तो नहीं भाई, आप जवाब दे रहे हैं ना यहाँ बैठ मैं के। इसीलिए आपके पास आया हूँ कि उन्होंने तो नहीं मुझसे ये सवाल पूछना कि कसूरी साहब बताइए कि आप उनके काउंसिल हैं, क्यों ने डिक्लेयर किया? डिक्लेयर किया हुआ है, मैं इस पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो तो ये भी कहेंगे ना कि कि 2013 में जो इमरान खान की न्याजी इंटरनेशनल जो कंपनी थी वहां पे ऑफशोर, उसको क्यों नहीं डिक्लेयर किया? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि 5 जज और अब जो मियां साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस मोहतरम बैठे हुए, एक सवाल इन सब वकला से पूछें कि पाकिस्तान के कौन से कानून के मुताबिक कंपनी जो है उसको, जो आपकी कंपनी है उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। मुझे तो कोई ऐसा कानून नहीं मिला। आप मुझसे ये पूछेंगे फिर नेस्कॉल और नीलसन को डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी मुबशर साहब? तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल है कि वो कंपनी आप डिक्लेयर करेंगे जिसके एसेट्स हों। 2002 के अंदर ये अकाउंट भी तो एसेट है ना, चाहे वो 1 पाउंड का हो। नहीं सुन ले, नहीं वो भी तो एसेट है। नहीं अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, ये कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं। इसमें 2 या 3 मेरा ख्याल है 3 पाउंड का नॉमिनल शेयर है। फेयर ना, नॉमिनल शेयर, लेकिन इखलाकी तौर पे तो बात सही होगी ना। मेरी तरफ नहीं, इखलाक गलत है। मेरी बात सुन ले, जो हमारा सेक्शन 4 है रोपा का और 42, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वो एसेट्स डिक्लेयर करने हैं मटेरियल पर्टिकुलर्स, जो लफ्ज बीइंग मटेरियल पर्टिकुलर्स, कि अब एक अच्छा, इसका मतलब है कि जो आपने बात मुझे बताई है खुद इमरान खान को नहीं पता थी। उसकी वजह ये है कि अगर काशिफ अब्बासी ने और मेयर बुखारी साहिबा ने उनसे ये सवाल किया तो उनको खुद नहीं पता था कि इसके अंदर, देखिए मैं उनका काउंसिल हूं, मैं कंफ्यूजन पता क्या था? हाँ। कि इसमें जो बनी गाला उसका कोई निक नेम है शायद, जो ये असल बनी वाला निक असल जो कागज है छोटू है ना, छोटू नाम है, मोड़ा नूर है। अगर मोड़ा नूर, लेकिन मैं बता दूं खान साहब को तो पता होना चाहिए असल कहानी क्या है, असल ना ये बात असल ये मेरा ख्याल खान नो साहब इट हैज बीन डिसाइडेड, ये एक मीटिंग भी सुना है हुई है, उसमें ये डिसाइड किया गया है क्योंकि हमने अमली तौर पर तो अदालत का जो डिसीजन आया बड़ा डैमेजिंग है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। अब इन्होंने एक शोर मचाना है, ये इसी शोर का हिस्सा था ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं। अब मीडिया में इतनी खाक उड़ाई जाएगी, दे हैव डिसाइडेड। ये पहली बात बताऊं, असेंबली में भी होगा। अब एक और भी आपको बात पता है, जो जुबैर साहब ने मीटिंग की है कराची के गवर्नर हाउस में, कि एक कानून बनाने की बात की है उन्होंने कि जनाब जिसके ऑफशोर पैसे हैं उसको आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते। अब ये एक काउंटर स्ट्रेटजी है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, जो फैसला हो चुका है। विल सी सच प्रोग्राम्स एंड विल सी वेरी शफाफ जर्नलिस्ट, अपनी इज्जत और माशाल्लाह अपनी शफाफियत के बयान देते हुए हम लोगों को देखते रहेंगे, और भी साफी साफ सुथरे हमें नजर आएंगे, उजले साफी जो हैं। तो अब ये उजले साफी जो हैं, इसका मतलब ये है माजरत के साथ सच बर्दाश्त कर लेंगे जी 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 कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो नलायक है। देखें, ये प्रोग्राम कल चला और मैं आज आपके पास आ गया हूँ, और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, हालांकि वो को मुनासिब टाइम नहीं था आपको डिस्टर्ब करने का, 12 बजे उनका आप तो हमेशा डिस्टर्ब ही करेंगे ना वो, उसको मैंने तो अब कितना टाइम लगा है कि मैं जवाब देने के लिए हाजिर हो गया हूँ। मेरे पास तो ये भी मुझसे पूछें ये बेनामी ट्रांजैक्शन, जी बताइए। लंदन में जो प्रॉपर्टी थी उसका टैक्स क्यों नहीं अदा किया? बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं आपसे ये इसका आई एम वेरी प्लीज, पहली तो बात है मैं बहुत इंडेटेड हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो वो जाके पूछते हैं और उनको जवाब देने वाला कोई नहीं होता। आज आप वो मुझसे पूछ रहे हैं जो कि एक दूसरा वर्जन है। इसका जी जवाब ये है कि ये एक बरतानिया की कंपनी की ओनरशिप में प्रॉपर्टी थी, जिससे सवाल उठता है कि क्यों थी वो कंपनी की प्रॉपर्टी, खान साहब के नाम पे क्यों प्रॉपर्टी नहीं थी। बरतानिया का कानून यह है कि अगर आप जर्सी आइलैंड में के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप पे वो टैक्स नहीं लगेगा जो आप बरतानिया की किसी दूसरे हिस्से में करेंगे। वो बरतानिया का हिस्सा गर्नसी और जर्सी, जो 2 जजीरे हैं, दूसरी जंग अजीम में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। ये इस तरह की बात है मुबशर साहब कि अगर आप गाड़ी जाके रजिस्टर कराएं इस्लामाबाद में तो आपको 3 लाख टैक्स नहीं पड़ता। अगर खान साहब अपने नाम पे वो लेते तो उनको और वो बरतानिया के चूँकि रेजिडेंट थे, अगर वो उस वक्त लेते तो उनको टैक्स पड़ना था।
कैपिटल गेन्स। उन्होंने जैसे हमने कई मुल्क के अंदर कई तो उन्होंने इस्लामाबाद में जाके गाड़ी इस्लामाबाद उन्होंने वहां पे करा लिया। अब सवाल ये पता है कि वो चूंकि फॉरेन कंट्री थी वहां दिया, पाकिस्तान में जब एसेट्स लाए वो आप चला दें, वो सब पेमेंट हुई है। बात यह है कि 2,40,000 पेमेंट ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ है तो अपनी ऑफशोर कंपनियां तो हाँ, बड़ा अच्छा जवाब है, बड़ा अच्छा सवाल है। वो दिखा देगा कि 2,40,000 हमने पे किया टैक्स यहाँ पे उस कंपनी का, और हमारी चॉइस थी कि हम ना लेके आते, मगर हम क्योंकि लेके आए हैं हमने पाकिस्तानी कानून ऑब्जर्व किया है। दूसरी बात कि जी ऑफशोर कंपनी, यार मैं आपको एक बात बताऊं, एक टर्मिनोलॉजी होती है हमारे लीगल पार्लेंस में जो किसी चीज की तशरीह के लिए जरूरी होती है। ऑफशोर कंपनी किसी आम आदमी से सड़क पे पूछ लें तो उसका क्या मतलब होता है, और जब खान ने यूज की तो उसका क्या मतलब था। खान का मतलब ये था ऑफशोर कंपनी का कि ये बरतानिया के साहिल से परे है। ये हमारे हर लीडर का ये प्रॉब्लम क्यों है कि अल्ताफ हुसैन हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, वो बातें कर देते हैं और बाद में उनके चाहने वाले लोगों को बता रहे नहीं असल में उनका मतलब ये नहीं, था। नहीं 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 मेरी सुन ले, वो टेक्निकली दुरुस्त कर रहे थे, मगर यहाँ पे इन कंपनीज का मतलब सादा जवाब क्यों नहीं देते? मैं सादा जवाब ऑफशोर कंपनी का मतलब ये होता है जहां पे चोरी का माल छुपाया जाए। ये कोई चोरी का माल यार मेरी बात सुने ना, ये स्विट्जरलैंड ऑफशोर, जज द सिर पवा दोगे मेरी अर्ज सुन। गल ये कि इमरान खान ने वहां कंपनी बनाई, पाकिस्तान में उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस था है भी? आज इमरान जो नवाज शरीफ साहब का मसला है वो यहाँ 30 साल से इख्तियार में है। एक मिनट ओके बला, जब तो ये जवाब देना कि यार उसके बाहरों कमाए बाहर ही लगा दिया, यार सुन ले किया है। प्रॉब्लम ये है उन्होंने यहाँ भी डिक्लेयर किया, मैं दिखा देता हूँ यार, यहाँ भी डिक्लेयर किया, यहाँ भी डिक्लेयर किया। मतलब ये दो मिस कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं दो ऑफशोर कंपनी? अच्छा, अगर मैं आपकी बात मान लूं, एक मिनट, यहाँ ये भी डिक्लेयर कसूरी साहब एक सेकंड जरा हौसला करें ना, मैंने आपकी बात मान ली, ये लिखा हुआ है, एक मिनट मैं सुन ले, बरतानिया की मैंने आपकी बात मान ली कि उस कंपनी में सिर्फ 3 पाउंड के नॉमिनल शेयर थे या कोई पैसा नहीं था, तो फिर उसको डिसॉल्व क्यों नहीं किया? हाँ, बड़ा अच्छा था यार। हुआ यूं था कि एक बड़ा ही को वाहियात आदमी खान साहब का किराएदार बन गया वहां। आई एम टेलिंग यू, ये फैक्ट है। पटवारी तो नहीं था, और वो पटवारी तो नहीं था, वो बरतानिया का नहीं था, वो एम्स्टरडैम से उसका हॉलैंड से ताल्लुक था। उसने वहां पे कब्जा कर लिया खान साहब की और किराया ना दिया। खान साहब बेसिकली शरीफ आदमी है, अब वो कोई और तरीका तो इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली हुई थी उस कंपनी की जो इसको मैनेज कर रही थी। वहाँ पे प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट के लिए भी एक मैनेजमेंट कंपनी होती है। उन्होंने उसको पीछे किया, उसका पीछा किया, उससे उन्होंने फिर सेटलमेंट करके, हालांकि प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, उस कंपनी को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया कि उससे किराया वसूल किया जा सके। उसने फिर भी खान साहब का किराया नहीं दिया और भाग गया। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि कामरान लशारी भी भाग गया, जो मेरी इत्तला है, और अरबों रुपए का गबन करके भाग गया। कामरान लशारी तो भाग गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ इधर ही है और उनके ऊपर भी बड़े इल्जाम आ रहे हैं। वो दोनों क्या है? एक ब्रेक के बाद, ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मुझे अभी बल्कि काजी सईद साहब ने डॉन अखबार का एक तराशा मुझे दिया है और उसमें लिखा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी claims to have registered a case against former Capital Development Authority Chairman Kamran Lashari and some other officials contractors in a rupee 25 billion scam of Islamabad's Grand Hyatt Hotel। 25 बिलियन रुपए चोरी कर लिए, गबन हो गए या शक है इसका। कामरान लशारी जो है वो तो ऑब्वियसली फ्रॉड आदमी है, उसकी जितनी कमाई है उसके ऊपर पता है, उसके जो होटल बन रहे होते हैं ये है वो है सब कुछ अपना, लेकिन क्यों नहीं देखते जबकि इस मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रहा होता है। अब जब कोई जर्मन मीडिया या ICIJ की तरह कोई और रिपोर्ट कर देगा तब एक्शन होगा। हमने कहा था कि ECL पे है और उसका नाम ECL पे रखा जाए। क्लिप दिखाऊं आपको, कई साहब याद कराएं, दिखाई जरा क्लिप दिखाएं कई साहब। कामरान लशारी बहुत एक्टिव हो गए हैं। कामरान लशारी बदनाम ज़माना एक अपना शख्स जो मैंने पिछले प्रोग्राम में उनको कहा भी था, दावत भी दी थी कि भाईजान बड़ा टाइम है आपके 7 तारीख तक, आपका जब दिल करे आप आकर अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लियर करें। लेकिन वो मैसेजिंग कर रहे हैं, लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे भी एक किसी उनका मैसेज पहुंचा कि इट इज़ अ पिटी दैट अ सीनियर मेंबर has become a part of the ongoing smear campaign. The allegations of the Mubashir Luqman show were completely false and malicious. Or blah 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 blah. What a coincidence. Should have spoken to me if interested in clarification rather than
sending messages to all that speaks for real intent to hit below the belt. No, Mr. Lashari, I offered you to come on the show and I offered that on the show itself. क्या ये सही नहीं है कि आपके ऊपर नैब की इंक्वायरी है? क्या ये सही नहीं है कि आपका नाम ECL पे है? क्या ये सही नहीं है कि आप कुर्दबुर्द में यानी काफ़ी चीज़ों पे आपका नाम आया हुआ है? क्या ये सही नहीं है कि करोड़ों रुपया जो लाहौर की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के लिए इकट्ठा किया गया था उसका अभी तक सवाल उठ रहा है और आपने उसके जवाब नहीं दिए? और क्या ये सही नहीं है कि आपके ऊपर ऑन गोइंग इंक्वायरीज चल रही हैं करप्शन की और कोर्ट्स में भी केस है? अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर आप एक पब्लिक बॉडी का इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं और क्यों लड़ सकते हैं? काजी साहब कैसे लड़े और क्यों लड़े ये? देखिए ना, अभी ये मैं देख रहा था आज स्टोरी, मैंने पहले भी मैंने देखी है खबर, ये इन्होंने पहले कुछ लीज की ज़मीन वहाँ पे CDA में उसका एक होटल बनना था, फिर उसमें हुआ कुछ वारदात हुई, फिर उन्होंने फ्लैट बना के मोटे मोटे बेच दिए, उन लोगों का बेड़ा भी घर कर दिया जिन्होंने वो खरीदे थे फ्लैट। तो अब ये है कि वैसे तो आजकल ना ये स्टेटस सिंबल बन गया है, अरब से कम का फ्रॉड ना हो तो मजा ही नहीं आता, बंदा लगता है कुछ छोटा यार हल्का आप अपना मुझे लगता है बहुत हल्के हैं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा अरब में जीरो कितने होते हैं। वही हमने तो गिने नहीं, हम तो कभी अभी हजारों से ऊपर नहीं गए, तो लाख के अंदर ही जिंदगी गुजर गई, अच्छा है इज्जत से गुजरी कम से कम। लेकिन सवाल ये है कि वैसे एक बात है, ये बड़ा बदनसीब आदमी है जिसका नाम लाशारी है, यानी करप्शन के केस में पाकिस्तान में पकड़ा गया है, ये इट मस्ट बी पकड़ा कहाँ गया? इसको पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, पर्चा तो हो गया, इधर तो रईसानी बाहर निकल गया, तो आप लाशारी की बात कर रहे हैं। ये तो कौन सी वो है जो किताब जिसमें वो रिकॉर्ड्स आते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। हाँ। कि यार देखे एक बंदा फ्रॉड किया बत्नी अजीज में और पकड़ा गया। एक और है कसूरी साहब, मेरी बात आप बुरा आपको लगेगी शायद, मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि पाकिस्तानी अवाम का मसला करप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम सारे करप्ट हैं। यार इतनी ट्रेजेडी है मुबशर साहब कि ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो हाइट रीजेंसी है, ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, इनको शर्म नहीं आती कि उसने डिक्लेयर नहीं किया। और मैंने आपके प्रोग्राम पे वो कागज लेके आया हूँ कि खान साहब के अगर इसमें फ्रॉड हुआ है तो उनसे भी हो गया है। 56 लाख रुपया उन्होंने 2 सालों के अंदर जमा करके अपनी पता नहीं कहाँ से इकट्ठे किए होंगे जमा पूंजी वो दिए, तो वो जो है वो कहते हैं डिक्लेयर नहीं किया। वो भी और हमारे कई दोस्त लुटे पुटे गए बेचारे, क्या नाम सर? हाँ। आप अंदाजा लगाइए। मैं आता हूं इस पे, आपको एक बात बताऊं, ये देखिए ये 29 लाख रुपया है, ये खान साहब ने डिक्लेयर किया है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि PMLN ने इसका इल्जाम इमरान खान पे लगा दिया। ये तो ऐलान करे ना कि अगर ये भाग गए हैं, ये वतन अजीज में नहीं गए, तो इनकी तो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इधर होटल है, ना जाने क्या है, सिनेमा कम्प्लेक्सेस को बताता है, उसको फिर रियासत पाकिस्तान क्यों नहीं उनको अनेक्स करती? क्यों करेगी रियासत पाकिस्तान? रियासत पाकिस्तान ने किस करप्ट आदमी को पकड़ा है? बताएं मुझे। रियासत पाकिस्तान ने आज तक एडमिरल मंसूर के अलावा किस आदमी को पकड़ा और उसको कैद किया और उसे पैसा निकलवाया? तो फिर ये अखलाकियात को, ये अखलाकियात गरीब के लिए उल्टी कर देना, ये अखलाकियात गरीब के लिए, नातवा के लिए, कमजोर के लिए। भाई साहब आम आदमी तो जो है वो अपने पानी का बिल नहीं दे सकता। तो फिर ऐसी किताबें लिखनी शुरू कर दें कि इडियट्स गाइड टू पब्लिक प्लंडरिंग, इस तरह की है। इडियट गाइड टू पब्लिक प्लंडरिंग चाइनीज एम्बेसडर ने कर दी है। चाइनीज एम्बेसडर का ये कहना है जो पाकिस्तान में है कि अब हम आपसे कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, ना हमें चाहिए। हम उस वक्त करेंगे कि अगर चाइनीज कंपनियां फैक्ट्रियां यहाँ पे मारी होंगी तो वो हम मसनूआत इंपोर्ट जरूर करेंगे। यानी आप CPEC नहीं हो रहा, आप गुलामी के दौर में दोबारा जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने बड़ी मुश्किल से निकाला था, आज आप पूरे के पूरे गुलाम हो गए। क्या मुलाकात हुई कहीं आपकी इनसे या कहीं इनको सुना? बयान पढ़ा मैंने। अच्छा बयान पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसमें क्या ये सऊदी एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर मुझे क्यों मिलेंगे? जिस दिन से हम अमृत धारा करार देते हैं ना, डायरेक्ट फॉरेन FDI, ये FDI का कैरेक्टर ही और है, ये तो प्रॉफिट चेजिंग इन्वेस्टमेंट। मैंने आज अपने प्रोड्यूसर्स वगैरह को सारों को बुलाया हुआ था, मैंने उनको पता क्या कहा, नया बिजनेस शुरू करो। क्या बिजनेस शुरू करो? मैंने उनसे कहा बतखें और सांप पालो। उनका क्यों? मैंने कहा इतने चाइनीज है वही खाएंगे। अच्छा, और उनका महबूब गिज़ा है, यही अब कारोबार कर लें, क्योंकि आपने चाइना को दे दिया पूरा मुल्क। टाइम खत्म ना हो जाए अभी, मुझे नहीं पता, वो आपने खबर अनाउंस की हुई है, उसका दिया हुआ है टीजर ख्वाजा साहब वाली। ख्वाजा साहब के ऊपर तो मैं बड़े आराम से, अब प्यार से बताऊंगा। टाइम क्या, मैं आपका प्रोग्राम खा जाऊंगा अगला, आप फिक्र ना करें। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इस मुल्क में जिसके ऊपर इल्जाम होता है, जिसके ऊपर इंक्वायरी होती है, बड़े आराम से निकल जाता है यहाँ से। व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए मेरी एक बात, अच्छा ये हो सकता है कि इल्जाम गलत हो, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा टिल इट इज प्रूवन। मुबशर इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं एक किसी साबका प्रोग्राम में। जब तक इदारे स्ट्रेंथन नहीं होंगे,
हम अफराद को जिम्मेदार मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जिस दिन आपने इदारे कैसे सीधे कर लिए, स्ट्रेंथन होंगे? कोई वीएस सीधा सीमेंट लगाना पड़ेगा, क्या करें हम? मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इदारे जो है इदारे तो आपके कह गए सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं कर सकते। फारग हो गए हैं। आप मुझे उन्होंने बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कह लोगों दिया। की जेब में है इदारे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज सुप्रीम करता हूँ, कोर्ट को ये गलत फहमी अब दूर होनी है। यही इदारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़े लोगों ने कहा जी JITs तो कई बनी है। मैंने उनसे जवाब में एक सवाल पूछा, ये बड़ी मैंने खौफनाक कहा JIT ये है। बता दे कोई एक JIT मॉडल टाउन वाली बशमूल जो आर्टिकल 190 के तहत बनी हो। ये पहली JIT है और ये छठी का दूध याद करा दे। बाय द वे वो सुबह इधर से 11:30 बजे होता तो है, आपकी पेश बात हो रहे सुन हैं। एक मिनट, वो उन्होंने तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया PMLN ने। इसका मतलब है इधर कि वो भी आप उधर मेरी जाएगी बात ना। की तस्दीक कर रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर ये हो गई, मैंने भी सुनी है बात, अगर ये हो गई तो उनको ये इदराक हो या गया करने कि- वाले हैं, अच्छा, करने वाले। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये इदराक हो गया कि इनको इस जजमेंट का फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर अदालत ने कमीशन नहीं बनाया तो अदालत को यकीन है कि यहाँ पे चोरी हुई है। अब वो फैक्ट फाइंडिंग करी कि तरीकाकार क्या हुआ है चोरी का। नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, देखिए 2 जजों ने कहा है कि ये डिस्क्वालीफाइड है सदाकत और अमानत पे। 3 ने तो बड़ी खतरनाक बात की है, उन्होंने तो कहा हम तो पूरी छानबीन और तलाशी। यार एक सवाल का जवाब, कि इजाजत इमरान है, इजाजत है, एक सवाल का जवाब दे दें। ये जब ओनस किसके पास है, जो 13 सवाल उन्होंने लिखे हैं, वो क्या JIT ने साबित करना है कि उनके या इनसे पूछना है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया प्लीज जरा वाज़ेह है, मैं आपको वाजे कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मेरी एक बात गौर से सुने। आज तक तो कोई बुरा सवाल नहीं हुआ, मैंने लग रहा है। नहीं, ये कुछ सवाल ऐसे तो पूछे जाए ना जो हम जवाब दें वो नून अच्छा, वाले ये बताएं जवाब- कि ओनस किस पे है? मैं बड़ा सिंपल जवाब देता हूँ। देखिए जब तनकीहें वजह होती हैं ना, जब जो दावा और जवाब दावा फाइल हो जाता है तो जजेस खुद बता देते हैं किधर किधर है। वो ये चाहते हैं कि हमें इसका जवाब मिले। अगर उनको ये बात वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं जज साहिबान कि प्रॉपर्टीज इनकी हैं, दे विल हैव टू इस्टेब्लिश कि वो प्रॉपर्टी की पेमेंट कैसे गई। ये खुद उनको करेंगे ना? एक मिनट, हाँ, ओनर और करेगा एक ना? मिनट, उनको ये बताना पड़ेगा भाई साहब कि अगर नेस्कॉल की मैं मालकन अगर कौन तो है। मैं ये कहूँ ना कि ये मग मेरा नहीं है जो पड़ा हुआ है, हाँ। फिर तो डिस्प्यूट हो रहा है। हाँ। जब मैंने कह दिया कि ये मग मेरा है तो तो अब ये किसको ले जवाब आए? मुझे देना पड़ेगा कि इस टेबल पे कैसे अब है। मैं आपको इसकी मिसाल दे, उनका एक सवाल ये है कि बताएं नेस्कॉल। बस ये थैंक यू। मालिक मुझे कौन है? यहीं पे एक मिनट। आपको रोकना है नहीं कसूरी साहब। असल में बात यह है कि आप मिस कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की बढ़के। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में क्या क्या बोला हुआ है? 2-3 चीजें छोटी छोटी दिखाता हूँ। या को ट्रस्ट के मेंबरान आ जाए उनके, जिनकी इजाजत से ये पैसा बाहर लेके गए हुए थे। इस पार्टी में तो सारे रियल एस्टेट के कारोबारी हैं या ये फितराने के कारोबारी हैं। जितनी टॉप लीडरशिप है वो आपस में रियल एस्टेट का कारोबार करती है। ये सारे सट्टेबाज हैं। चले छोड़ देते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, अपना उनका नाम नहीं लेते। बाकी रियल एस्टेट पर कब्जा कर लिया है और बगैर अप्रूवल के कैंट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से कब्जे गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। और मेयर सियालकोट तौहीद चौधरी का तो कोई सियासी बैकग्राउंड है नहीं और इसे बैद नहीं कि मेयर बनाने के अवज़ उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिला होगा। लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपके पास सोसाइटी बनाने के लिए इतना सरमाया कहाँ से आया? और 12 अप्रैल 2016 को ख्वाजा आसिफ की जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने और मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर चौधरी और इनके 3 भाई जाहिद महमूद, नवीद अख्तर और चौधरी शाहिद मकबूल के नाम से मैसर्स कैंट हाउसिंग की पार्टनरशिप बनाई गई और इसका हेड ऑफिस जो है वो हाउस नंबर 156Y 155 फेज 3 DHA में जाहिर किया गया लाहौर के अंदर। पार्टनरशिप डीड जो है मैं अब आपकी स्क्रीन पर दिखाने लगा हूं। और उसके बाद कब्जा माफिया ने सियालकोट में मौजा लंगड़ियाल और मौजा औरवाक में कैंट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाने के लिए TMA सियालकोट से कोई अप्रूवल हासिल किए बगैर प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन पर ही तामीरात जो है शुरू कर दी। और उस मकसद के लिए बैंक ऑफ पंजाब में ख्वाजा आसिफ की बेगम साहिबा और तौहीद अख्तर चौधरी और बरादरान ने रकम भी जमा कराई और ये अकाउंट नंबर है 0903701 और ये डिपॉजिट स्लिप में TMA की वो भी आपको दिखा रहा हूं। और इस सोसाइटी के लिए 114 घरों का नक्शा बनाया गया, वो नक्शा भी आपको दिखा रहा हूं। कब्जा माफिया ने पटवारियों के साथ मिलकर इस कॉलोनी के लिए 97 कनाल 18 मरले अराजी का NOC भी हासिल किया। उसमें लिखवाया गया कि इस कॉलोनी के मालकान मौजा लंगड़ियाली में 57 कनाल 18 मरले अराजी के मालिक हैं और रकबे में गवर्नमेंट का या रास्ता शाहराए आम कोई रकबा नहीं है। और यह गलत बयानी है। इस NOC के मुताबिक एक शाहराए आम मौजूद है और उस शाहराह को भी रकबे में शामिल किया गया और सड़क कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किए गए ताकि लोग ना गुजर सके। एक अरसे से कायम सड़क पर तामीरात का मंसूबा बनाया गया और जिन लोगों ने अपनी ज़मीन और प्लॉट्स बेचने से इनकार किया उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके तामीर का काम शुरू कर दिया
और प्लॉट्स की एडवर्टाइजिंग और फरोख्त जो है वो इस वक्त जारी है। और पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम एंड लैंड सब डिवीजन रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि फाइनल अप्रूवल हासिल किए बगैर स्कीम की जगह तामीराती काम शुरू नहीं किया जा सकता। और प्लानिंग परमिशन का मतलब होता है कि स्कीम को अप्रूवल के लिए जमा कराया जा सकता है, और इन रूल्स के मुताबिक स्कीम पर जगह ना तो तामीराती काम किया जा सकता है और ना ही प्लॉट्स की मार्केटिंग या स्कीम की पब्लिसिटी की जा सकती है। मुझे ज्वाइन किया है आफ्ताब भट्ट ने, एक अफेक्टी हैं सोसाइटी के। ये क्या बताते हैं ख्वाजा आसिफ के मुतालिक? ख्वाजा आसिफ को फ़ोन कर दें, उनको मैसेज कर दें, खरा सच देखें एक ब्रेक के बाद। टेक ब्रेक। ख्वाजा आसिफ है जो इनको चला रहा है, पीछे उनका हाथ है, उनकी वजह से कानून इनका अपना है, कोई किसी की नहीं वहाँ सुनता। इनके खिलाफ केस भी किया हुआ है कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा ज्यादती कर रहे हैं और कंटेनर रख के इन्होंने जगह पे कब्जा किया हुआ है। इस रकबे च असां रास्ता छड्डिया दा 11 फुट रेंजर रोड तो लैके ते मदीना कॉलोनी तक जरा कंटेनर रख के कैंट हाउसिंग वालियां ने बंद कर दिया। उल्टा हमें वो डरा धमका रहे हैं। हमारी 4 कनाला ज़मीन कॉलोनी के अंदर है, जो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। मैंने कहा था ना ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा आसिफ देख लीजिएगा, एक अफेक्टी आफ्ताब भट्ट साहब मेरे पास है। भट्ट साहब क्या है कैंट हाउसिंग सोसाइटी का, ये मुझे बताएं। कैंट हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने 1 साल पहले से ये अपना प्लानिंग शुरू की थी। पहले लोगों से जगह परचेज करना शुरू की, कुछ लोगों से जगह परचेज। इनके पास पैसे कहाँ से आए? पैसे इनके पास बहुत हैं। ख्वाजा आसिफ के पास, ख्वाजा साहब के पास भी हैं। उनकी मिसेज इन्वेस्ट कर रही हैं और मेयर सियालकोट तो भाई अगर मेरी मिसेज इन्वेस्ट करती है तो पैसे मैंने ही दिए होंगे ना कहीं ना कहीं। डेफिनेटली वो तो कहीं ना कहीं से पैसा आता है, तो वो परचेज कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि परचेज करने के बाद उन्होंने, कुछ लोगों ने जगह जो उनको सेल नहीं की, इन्होंने ज़बरदस्ती उनसे परचेज करने के लिए दाउन से उनकी जगह पे कब्जा किया है, इंक्लूडिंग मी। और उसमें बहुत सारे लोग। आपकी ज़मीन पे कब्जा हुआ है? जी, हमारी जगह पे भी कब्जा हुआ है। आप, और हमने मुझे आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहें कि आप इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो मैं ये डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। मेरी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। मैंने कोर्ट में अदालत से स्टे लिया, और स्टे के बाद इन्होंने उसकी वायलेशन की। फिर उसके बाद इन्होंने कोर्ट में खुद जाके, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन चल आप रही। तो वकील हैं, आप इनकी मदद नहीं कर सकते इस बात पे? जी मेरे पास ज़रूर आ जाए, ऑलवेज हैप्पी। इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर कि हमारी जमात में ये कारोबार होता है। अब तो मैं एक ही गालिब का एक वो जुमला है, लोग वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है। अच्छा, तो हाँ जी, कंटेम्प्ट भी चल रही है। और दूसरा ये है कि इसमें सिविल सूट्स भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मुतासरीन जो है वो अदालत में नहीं जा रहे, वो खौफज़दा हैं। और वहाँ पे जो मेयर सियालकोट और उसके जो गुंडे हैं वो उन्होंने वहाँ पे अपना राज कर रहे हैं। वहाँ पे लोग डर के मारे अपनी जगह पे भी नहीं जाते। मैं आज जो कैमरामैन के साथ गया वहाँ पे क्लिप लेने के लिए, वो गए हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक बड़ी कफ़ियत आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, ये इसकी क्या ज़रूरत है। उनके जो मैनेजर हैं उसने आके मना किया है कैमरामैन को कि जी आप क्यों क्लिप ले रहे हैं। तो बात यह है कि वो कैमरे की वजह से शायद उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके किसी की जुर्रत नहीं है कि वो अपनी जगह पे भी जा सके। कंटेनर रख के रास्ता बंद किया हुआ है और इंतहाई ज़्यादती के साथ लोगों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं जो है ना। कैसा क्या बोले इस पे? एक स्टोरी की है, अर्ज करता हूँ, इनके जो जूनियर मिनिस्टर है, और ये भी स्टोरी छपी है डॉन, मैंने घर में नहीं बनाई, कि मुल्तान में कैप्को की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग को हेड करते हुए उनके साथ जो साहब बैठे थे, मुझे नाम अभी अच्छा सा याद आ जाएगा, वो 600 मिलियन का जो चोरी का केस है बिजली का, उसमें वो मुलजम है और वो साथ मीटिंग ले रहे थे। अब ये इनकी भी कहानी सुन ली हमने। मेरे ख्याल में एक बड़े भाईचारे की फिजा हो गई है, इधर उधर दोनों की पार्टियां, प्रॉपर्टियां, माशाल्लाह हाउसिंग सोसाइटियां, हर ये वो जो कह रहे थे ना फितराना और प्रॉपर्टी है, तो जाहिर है एक हो गए सारे। अब मैंने मान लिया, एक सेकंड को, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूं कि तहरीक इंसाफ में रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो कब्जा माफिया और वटेवर, तो उनको पकड़ना और हुकूमत की रेट एस्टैब्लिश करना और आम आदमी को बचाना किसका फर्ज इनका काम है ना। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे वो काम? बात ये नहीं है, आर्गुमेंट मुबश्शिर साहब ये नहीं है ना, ये आप इतने बोले हैं कि आपको पता ना हो। वो इनका आर्गुमेंट ये है कि यार हम भी ऐसे ही हैं, पहले दिन से जो कैंपेन चल रही है जिसमें तलाल चौधरी साहब या मोहतरम दानियाल अजीज साहब है, ओ भाई आपने भी तो किया है, इसका क्या मतलब? भाई आराम करें, आपने भी किया, हमने भी किया, बराबर। पीटीआई के ये नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा, ऑन एयर बोल रहा हूं मैं। पीटीआई में सिर्फ एक शख्स है जिसके ऊपर इल्जाम लगता है, वो अलीम खान। हाँ जी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अलीम खान ने कोई गलत बात नहीं की है।
आप उसको सिर्फ इल्ज़ाम लगा के बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनको किया है। ख्वाजा आसिफ ने ये चोरी आपको दिखा रहा हूं मैं कितनी की है। उमर डार ने मुझे ज्वाइन किया सियालकोट से। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डार साहब वेरी क्विकली, मेसर्स कैंट हाउसिंग का स्कीम जो है इसमें इतने फ्रॉड हो रहे हैं तो अभी तक ये मंजर आम पे क्यों नहीं आए? और ख्वाजा आसिफ है और उनकी बेगम है पीछे। मैं मुबशर लुकमान साहब, काइंडली मुझे अभी समझ नहीं आई क्योंकि मैं एक यहाँ यूथ विंग का कन्वेंशन है उधर बैठा हूँ। क्या आप अपना सवाल दोबारा? मुझे ये पता चला है उमर डार साहब कि ख्वाजा आसिफ और उनकी एहलिया ने मिलके कैंट हाउसिंग स्कीम जो वहां पे बना रहे हैं उसमें बहुत घपले हो गए हैं और बगैर परमिशन के तामीरात भी शुरू हो गई हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। आपको इसका मतलब इल्म है? मुबशर लुकमान साहब, गुजारिश ये है कि ये जो अभी बात आपने सामने रखी है इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, कोई दोहराए नहीं है कि ये बात सियालकोट की अवाम के जुबान ज़द आम है ये इशूज़, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ख्वाजा आसिफ की अशीरबाद से ये जो कॉलोनी ज़ेर तामीर है वहाँ लोगों से ज़बरदस्ती जो है, जो लोग अपनी ज़मीनें नहीं बेचना चाहते उन पर असर सूख इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो अपनी ज़मीनें जो हैं वो कॉलोनी मालकान के आगे बेच दें। और कुछ मुतासरीन भी हैं, गलबन मेरा ख्याल है कि मेरे सुनने में आया है कि 10-15 लोग हैं जिन्होंने बाकायदा स्टे ले रखा है। बाकी लोग डर रहे हैं, उनको खौफजदा किया जा रहा है, पुलिस के पर्चे उन पे काटे जा रहे हैं। जी, ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून का कल्चर रहा है, पुलिस और इस तरह की गुंडागर्दी। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि जिस शख्स ख्वाजा आसिफ की आप करप्शन की बात कर रहे हैं, ये वो कौमी असेंबली का नुमाइंदा है जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस, ही इज द ओनली वन मैन इन कौमी असेंबली जिसने पनामा केस में नवाज शरीफ को कहा कि मियां साहब करप्शन कौम का इशू ही नहीं है, आप फिक्र ना करें, कौम भूल जाएगी। ये उसके जहन की अक्कासी करती है जो अपने लीडर की करप्शन के मतलब हाउस ऑफ द फ्लोर पे इस तरह बात करता है। दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर वो बजाते खुद किस कदर करप्ट इंसान होगा इसका अंदाजा आप इधर से लगा सकते हैं। मुबशर लुकमान साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक और बात करना चाहूंगा कि सियालकोट में 7 मई को इमरान खान साहब का जलसा होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने यहाँ बहुत एडवर्टाइजमेंट की है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतजामिया को और TMA को ये हदायत की है कि जितने भी शहर में बोर्ड हैं उधर से तहरीके इंसाफ की जो फ्लैक्सेस है उनको उतारा जाए और नून लीग की फ्लैक्सें जो है वो लगाई जाएं। हमारा तो इवेंट है, हमारे लीडर आ रहे हैं, उस सिलसिले में हम जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये बोर्ड वालों के ऊपर ऐसा करते हैं। चले उमर डार साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपको एक बात बताऊं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ने देनी है। तमाम हुकूमती मशीनरी लेकर और तमाम वसाइल इस्तेमाल करके और सरकारी लोगों को पाबंद करके कि वो मियाँ नवाज शरीफ का लिया में जलसा अटेंड करें। और जब मियाँ नवाज शरीफ वहाँ तकरीर कर रहे थे तो उन सीट्स का क्या हाल था वो ज़रा देखें, आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं। 1 मील लंबा जलसा, मुखालफों के 10 जलसियां भी इसमें समा जाएं तो ये फिर भी बड़ा है। आप दिखाएं खाली को। 1 मील लंबा जलसा, 1 मील लंबी जलसी ना टूल कितना गई आई करे जावे वाला नकार दिल हाल है तो जो पेड आपके टाउट हैं या आपके मोहब्बत करने वाले मीडिया वाले जो हैं वो सिर्फ सामने का शॉट दिखाते हैं, आगे पीछे और साइडों से दिखाएं तो तमाम का तमाम पता चल जाता है। लेकिन एक बात उमर डार ने सही कही है कि ख्वाजा आसिफ का इशू नहीं है करप्शन। ख्वाजा आसिफ का क्या, मुस्लिम लीग नवाज में किसी का भी इशू नहीं है करप्शन। करप्शन अगर इशू रेस किया हुआ है इस मुल्क में तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने रेस किया हुआ है और बहुत लोग उसको समझते हैं कि वो पागल है और इसलिए वो एक ही बात जो है वो कई सालों से करी जा रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ उसकी सियासत से कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, कोई और उसकी जगह होता तो या कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका होता या बाहर जाकर बैठ चुका होता। इवेंचुअली पाकिस्तानी कौम को अपने खिलाफ होने वाली इतनी बड़ी घिनौनी साजिश के खिलाफ खुद खड़ा होना पड़ेगा, वरना कोई बाहर से आके आपके लिए खड़ा नहीं होगा।
अल्लाह हाफिज़।